ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है जीनस वॉल्वॉक्स, वंश वॉल्वॉक्स। तो आज हम बात करेंगे वॉल्वॉक्स के जीवन चक्र के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। वॉल्वॉक्स जो जीनस हैं वो जयनान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम में शामिल किया गया है। वॉल्वॉक्स, ये जो वॉल्वॉक्स जो नाम है वो लैटिन वर्ड या लैटिन शब्द वॉल्वियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रोलिंग या लुढ़कना। तो हम वॉल्वॉक्स को रोलिंग एल्गी या लुढ़कने वाले शैवाल भी कहते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति की बात करें तो वॉल्वॉक्स को हम क्लासिफिकेशन में कहाँ रखते हैं उसकी बात करें तो क्लास क्लोरोफाइसी है, जो इसका वर्ग है वो क्लोरोफाइसी हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। क्लोरोफाइसी के जो मुख्य लक्षण हैं कि इसमें जो क्लोरोफिल ए है उसके साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके साथ इसमें कैरोटीन और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, संचित भोज्य पदार्थ। इसके अंदर आप देखें कि जो कशाबिकाएँ होती हैं, जो फ्लैजिला होते हैं, वो बाईफ्लैजिलेटेड द्विकशाबिकी और आइसोकोन्टी समकशाबिक होते हैं। और इसके अंदर जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती हैं। इसके साथ ही इसके अंदर जो जनन या रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें तीनों विधियों के द्वारा कायिक, अलैंगिक व लैंगिक जनन तीनों विधियों के द्वारा होता है। तो ये क्लोरोफाइसी के कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो वॉल्वॉक्स हैं उसको ऑर्डर या गण वॉल्वोकेल्स के अंदर रखा गया है, और वॉल्वोकेल्स के अंदर वॉल्वॉक्स को कुल वॉल्वोकेसी के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्वॉक्स कहाँ पर मिलता है या उसका प्राप्ति स्थान कौन सा है। ऑक्यूरेंस, यह गतिशील सिनोबियम शैवालों का सर्वाधिक विकसित तथा विभेदित वंश है। तो ये एक सिनोबियल एल्गी है। वॉल्वॉक्स की लगभग 20 जातियां हैं, सभी जातियां अलवणजलीय हैं। तो वॉल्वॉक्स जो मुख्यतः वो है फ्रेश वाटर एल्गी है। यह स्थायी अथवा अस्थायी जल कुंड में सूक्ष्म हरे गोलाकार पिंडों के रूप में पाई जाती हैं। तो ये एक राउंडेड सिनोबियल एल्गी है। वर्षा ऋतु में कभी कभी इनका प्रवर्धन, मल्टीप्लिकेशन इतना तीव्रता से होता है कि समस्त जलकुंड हरा दिखाई देता है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो जो वाटर बॉडी है या जलकुंड है वो पूरा ग्रीन या हरा दिखाई देता है। भारतवर्ष में इसकी 5 जातियाँ पाई जाती है, जिनमें से वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स ओरियस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस एवं वॉल्वॉक्स अफ्रीकेंस प्रमुख हैं। तो ये इसकी प्राप्ति स्थान या ऑक्यूरेंस की बात हुई। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर, वॉल्वॉक्स एक कॉलोनीय शैवाल है। जैसे हमने बात की कि कॉलोनी के अंदर भी ये क्या है, सिनोबियल है, समंडल है। इसमें कोशिकाएं जिलेटिनी अधात्री की परिधि पर एक परत में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक सिनोबियम एक गोल अथवा अंडाकार एवं खोखली संरचना होती है। इसकी गुहिका में जलीय वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर तथा जिलेटिनी पदार्थ वॉल्वॉक्स ओरियस में भरा रहता है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि ग्लोबेटर में जो कॉलोनी है या खोखली जो सिनोबियम है उसके अंदर जल भरा रहता है, और ओरियस के अंदर जिलेटिन भरा रहता है। विभिन्न जातियों में कोशिकाओं की संख्या 500 से 60,000 तक प्रति सिनोबियम एक समंडल हो सकती है। वॉल्वॉक्स ओरियस तथा वॉल्वॉक्स मोनोनी में सिनोबियम की प्रत्येक कोशिका की संरचना क्लेमाइडोमोनास के समान होती हैं। तो हम ये देखें कि जो समंडल की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्लेमाइडोमोनास के समान या उसके जैसी दिखाई देती हैं। जबकि वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर और वॉल्वॉक्स
रूसेल टाई की संरचना स्फेरियला के समान दिखाई देती है। तो ग्लोबेटर के अंदर और वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर और वॉल्वॉक्स रूसेल टाई के अंदर आप देखें कि जो प्रत्येक कोशिका है वो स्फेरियला के समान दिखाई देगी। कोशिकाओं का आकार गोल, दीर्घवृत्तीय अथवा नाशपाती नुमा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो स्पीशीज या जाति कौन सी है, उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो गोल होगी, दीर्घवृत्तीय होगी या नाशपाती नुमा होगी। कोशिका संरचना यूकैरियोटिक होती है। नेचर के अंदर, ये प्रकृति के अंदर यूकैरियोट टाइप की पाई जाती है। अर्थात इसके अंदर हम देखें कि सेल वॉल पाई जाती हैं। इसके अंदर जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके अंदर आप देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस केंद्रिका पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक नेचर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका अग्रभाग पेपिलामय होता है तथा जीव द्रव्य प्लेज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, आकुंचनशील रिक्तिकाएं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, द्रक बिंदु, आई स्पॉट तथा कशाभिकाओं में विभेदित होता है। तो इसका जो कोशिका जो हमने बात की कि जीव द्रव्य हैं वो कोशिका द्रव्य केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस केंद्रक आदि में विभेदित रहता है। तो आप ये देखें, ये जो संरचना है उसकी बात कर लें एक बार। तो यहाँ पर देखें, ये जो है आपका ए डायग्राम, ये है वॉल्वॉक्स का एक सिनोबियम है। आप देखें कि एक राउंडेड स्ट्रक्चर है और इस गोलाकार संरचना के अंदर आप देखें कि जो कोशिकाएं हैं वो सारी परिधीय भाग पे या पेरिफेरल पे, जो एक बॉल है या गेंदनुमा संरचना है उसकी परिधि के ऊपर हम इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं जैसे एक फुटबॉल है और फुटबॉल में हम स्लेस में भर दें और फुटबॉल की जो ऊपरी जो कवर है वहाँ पर हम कोशिकाएं एम्बेडेड या धंसा के रख देते हैं। तो इस तरह की संरचना देख सकते हैं। तो ये मदर कॉलोनी और उसके अंदर साथ में आप ये देखें, ये मदर कॉलोनी पूरी और इसके अंदर आपको ये दिख रही है डॉटर कॉलोनीज़। और इसमें एक ये देखें स्ट्रक्चर के अंदर कि इसमें जो कोशिकाएं हैं उनकी जो अग्रभाग है जहाँ पर कशाभिकाएं पाई जाती हैं, या आप दो दो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे दो दो बनी हुई स्ट्रक्चर, ये सभी बाहर की तरफ इंडिकेट है। इसका मतलब इसमें ध्रुवता पाई जाती है। फिर हमने बात की थी कि जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की जो एक कोशिका होती है वो क्लेमाइडोमोनास के समान होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं संरचना के अंदर कि जो क्लेमाइडोमोनास की जो संरचना होती है उसी के समान देखें आप, ये क्लेमाइडोमोनास की संरचना के अंदर कि नाशपातीनुमा संरचना है इसके अंदर और इसके अग्रभाग नुकीला है और पश्च भाग चौड़ा है इसके अंदर। सबसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एपिकल पेपिला, ये वाली संरचना। फिर आप देखें कि इसके अंदर ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेनुलस या आधार कणिकाएँ पाई जाती हैं। इन आधार कणिकाओं से आपके फ्लैजिला निकले हुए हैं और उसके जस्ट नीचे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स या आकुंचनशील रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा आप ये देखें इसके अंदर कि ये जो है आपका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देखें पायरिनॉइड है स्टार्ची प्लेट वाला। इसके अलावा इस क्लोरोप्लास्ट के कारण जो जीव द्रव्य हैं वो आंतरिक कोशिका द्रव्य और बाह्य कोशिका द्रव्य या आउटर साइटोप्लाज्म और इनर साइटोप्लाज्म में विभेदित हो जाता है। इनर साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है आपका और साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके अलावा हम ये देखें कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो कप शेप्ड है उसके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको आई स्पॉट या हाइलाइन क्षेत्र दिखाई देता है जिसको हम स्टिग्मा या आई स्पॉट कहते हैं, द्रक बिंदु कहते हैं। और इसमें ये देखें कि सबसे पहले कि बाहर की तरफ इसका जो इंडिविजुअल इन्वेलप है सबके बाहर, और ये कोशिका एक दूसरे से देखें यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी दिखाई दे रही है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पाए जाते हैं और ये बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कॉलोनियल इन्वेलप। तो दो प्रकार के एनवेलप इसमें देख सकते हैं और ये इसकी कशाभिकाएँ हैं जो
द्विकशाभिक और समकशाभिक हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास के समान इसमें संरचना पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के भीतर की ओर स्थित पतली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जैसा सभी कोशिकांग और कोशिकाओं में देखा गया है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल या अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह कोशिका द्रव्य की बाह्य परिसीमा बनाती है। कोशिका द्रव्य में एक स्थूलकाय प्यालेनुमा भित्तीय क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे कोशिका का निचला चौड़ा भाग पूरी तरह से घिरा रहता है। क्लोरोप्लास्ट के निचले चौड़े भाग में लगभग मध्य रेखा पर एक अथवा अधिक वृत्तीय पायरिनॉइड होते हैं। प्रत्येक पायरिनॉइड का केंद्रीय कोर या सेंट्रल कोर प्रोटीन से निर्मित होता है, जिसके चारों ओर स्टार्च पट्टिकाएं लगी रहती हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि जो पायरिनॉइड होता है उसमें एक बीच की तरफ प्रोटीन की सेंट्रल कोर पाई जाती है और इसके चारों तरफ स्टार्च की आपके प्लेट्स पाई जाएगी इस तरह से। तो पट्टी नुमा संरचनाएं आपको दिखाई देगी, स्टार्च प्लेट्स और बीच के अंदर सेंट्रल कोर में आपकी प्रोटीन प्लेट्स। कोशिका के अग्रभाग में क्लोरोप्लास्ट द्वारा निर्मित खोखले प्यालेनुमा गुहिका में कोशिका द्रव्य होता है। इसमें कोशिका का केंद्र की स्थित होता है। कोशिका के शीर्ष पर 2 से 6 आकुंचशील रिक्तिकाएं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जिसका संबंध कोशिका के रसाकर्षण विनिमय ऑस्मो रेगुलेशन से होता है। इनसे कुछ नीचे एक लाल दृक बिंदु या रेड आई स्पॉट होता है। यह एक रंगीन उभयोतल प्रकाश संवेदनशील लेंस बायोकॉन्वेक्स फोटो सेंसिटिव लेंस होता है तथा एक प्याले तथा प्लेट नुमा वर्णक युक्त टेढ़ी पट्टिका से निर्मित होता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार दृक बिंदु का कार्य कोशिका को प्रकाश बोध कराना है, मतलब लाइट का सेंस करवाना आता है, जबकि अन्य वैज्ञानिक इसे एक छायित अंग शेडिंग ऑर्गेनेल मानते हैं। कोशिका के अग्रभाग में समान लंबाई की 2 प्रतोत्कशाभिकाएं विप्लेस फ्लैजिला पाए जाते हैं, अर्थात इनके ऊपर किसी प्रकार के अपेंडेजेस या फ्लिमर्स या हेयरी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। सिनोबियम की प्रत्येक कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैविक दृष्टि से प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है। सिनोबियम की एक सामान्य जिलेटिनी आवरण के अतिरिक्त प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक अलग जिलेटिनी परत होती है। जैसे हमने बताया कि कॉलोनियल एनवेलप अलग होता है और इंडिविजुअल एनवेलप अलग होता है। संलग्न कोशिकाओं की जिलेटिनी परतें समांगी, कन्फ्लुएंट अथवा अलग होती हैं। अधिकांश जातियों में समीपवर्ती कोशिकाएं कोशिका द्रव्य सूत्रों साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड या कनेक्शन द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन सूत्रों का निर्माण कोशिका विभाजन के समय होता है। वॉल्वॉक्स मोनेनी एंड वॉल्वॉक्स टर्टियस आदि कुछ जातियों में कोशिका द्रव्य सूत्रों का अभाव होता है। सिनोबियम की अधिकांश कोशिकाएं कायिक होती हैं। इनमें जनन कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। जनन कोशिकाओं में कशाभिकाओं का अभाव होता है तथा इनका आमाप कायिक कोशिका की तुलना में बहुत अधिक होता है, करीब करीब 10 गुना बड़ी होती हैं। सिनोबियम में जिस और जनन कोशिकाएं कम अथवा ये जो डायग्राम है और जिसकी हमने बात की थी दृक बिंदु, तो यहाँ पर हम देखें इस दृक बिंदु के अंदर कि ये एक बायोकॉन्वेक्स उभयोतल लेंस है और जो एक प्यालेनुमा या कप शेप्ड पिगमेंटेड प्लेट है, वर्णकित प्लेट के अंदर स्थिर रहता है या व्यवस्थित रहता है। तो ये इसके अंदर जो लेंस है वो फोटो सेंसिटिव रीजन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कुछ वैज्ञानिक ने माना कि ये प्रकाश का बोध कराता है कोशिकाओं को, और कुछ लोगों ने इसको छायित अंग या शेडेड ऑर्गेनल्स के रूप में वर्णित किया है। वो इसका अग्रभाग होता है। इस भाग की कोशिकाओं में दृक बिंदु अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इस प्रकार सिनोबियम सुस्पष्ट ध्रुवता प्रदर्शित करता है। तो इसमें देख सकते हैं हम कि जो पॉलरिटी या ध्रुवणता की बात है कि इसमें अग्रभाग सभी के एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा की ओर, ये एक सिंगल डायरेक्शन की ओर निर्देशित रहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिनोबियम के अंदर स्पष्ट ध्रुवता या पॉलरिटी दिखाई देती है। जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन, वॉल्वॉक्स में जनन अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों से होता है।
और कायिक जनन इसमें नहीं देखा गया है। अलैंगिक जनन सामान्यतः बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में होता है, अर्थात हम ये कहें कि अनुकूल परिस्थितियों में या फेवरेबल कंडीशंस में होता है, जबकि लैंगिक प्रक्रम ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रारंभ होता है, अर्थात हम ये कहेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशंस या प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक जनन सिनोबियम के पिछले भाग में विकसित प्रकार की जनन कोशिकाओं द्वारा होता है, जिन्हें गोनिडिया अथवा अनिषेक जीवक या पार्थेनोगोनिडिया कहते हैं। तो जो सिनोबिया या समंडल होते हैं उसके पश्च भाग में कायिक कोशिकाएं अन्य कायिक कोशिकाओं से आकार में काफ़ी बड़ी हो जाती है, 10 गुना तक बड़ी हो जाती है, जिसको हम गोनिडिया कहेंगे। यह अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी व सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्र का आकार भी बड़ा होता है, परंतु द्रक बिंदु व कसाबिकाओं का अभाव होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि गोनिडिया और कायिक कोशिका के अंदर क्या अंतर देखा जा सकता है कि गोनिडिया के अंदर आपको आई स्पॉट व कसाबिकाएं या फ्लैजिला नहीं दिखाई देते हैं। यह अपने जिलेटिनी आवरण सहित सिनोबियम की गुहिका में प्रक्षेपित रहती हैं। तो आप ये देखें कि ये अन्य कोशिकाओं की तुलना में जो सिनोबियम है उसकी कैविटी के अंदर नीचे की तरफ धसी हुई रहती है। प्रत्येक गोनिडियम के जीव द्रव्य में अनेक अनुद्वितीय विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप संतति कॉलोनी का निर्माण होता है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं और जिसके द्वारा आपको डॉटर कॉलोनी या संतति कॉलोनी प्राप्त होती है। तो संतति कॉलोनी किस प्रकार से निर्मित होती है, हम उसकी बात कर लें। संतति कॉलोनी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनी। संतति कॉलोनी जिस कोशिका से विकसित होती है उसको गोनिडियम कहते हैं। सर्वप्रथम गोनिडियम के आकार में वृद्धि होती है। इसके पश्चात गोनिडियम में 3 अनुद्वितीय विभाजन होते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं इसके अंदर। जैसे अगर हम ये कहें कि ये गोनिडिया है, इसमें एक ये डिवीजन, दूसरा और तीसरा, इस तरह से 3 डिवीजन होते हैं। तो एक कोशिका, दूसरी, तीसरी और चौथी, और इसी तरह से 4 कोशिकाएं पीछे की तरफ। तो 8 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ये कोशिकाएं जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं एक वक्रित प्लेट में व्यवस्थित रहती है। ये 8 कोशिकीय अवस्था प्लेकिया स्टेज कहलाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्लेकिया स्टेज या प्लेकिया अवस्था क्या होती है। तो वॉल्वॉक्स के अंदर अलैंगिक जनन के अंदर 8 कोशिकीय अवस्था को हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। इन कोशिकाओं में एक और अनुद्वितीय विभाजन होता है। तो आप ये देखें कि जो अनुद्वितीय विभाजन होते हैं वो एक दूसरे के समकोण पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, जिससे कोशिकाएं की संख्या में वृद्धि होती है। तो 3 अनुद्वितीय विभाजन से 8 कोशिकाएं बनती हैं और उसके पश्चात एक और अनुद्वितीय विभाजन होता है जिससे 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, जो एक खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित रहती है। इस गोलक के अग्र ध्रुव एंटीरियर वॉल पर या अग्र भाग पर एक छिद्र होता है जिसको हम तुम्बिका रंध्र अथवा फियालोपोर कहते हैं। यह छिद्र सिनोबियम की परिधि की ओर निर्दिष्ट होता है। यद्यपि इन 16 कोशिकाओं के पुनर्विभाजन से 60,000 से भी अधिक कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, परंतु इतने अधिक विभाजन प्राय नहीं होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक जाति में निश्चित कोशिकाओं के निर्माण के पश्चात विभाजन समाप्त हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि किसी भी जैसे वॉल्वॉक्स की बात करते हैं, तो जो जाति विशेष की बात करें तो उसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, और जब कोशिका विभाजन से उन कोशिकाओं की संख्या प्राप्त हो जाती है या उस सीमा तक कोशिकाएं बन जाती हैं तब उसमें विभाजन समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में कोशिकाएं नग्न तथा एक दूसरे से संपर्क में होती हैं। प्रत्येक कोशिका का अग्र नुकीला भाग गोलक के केंद्र की ओर निर्दिष्ट होता है। तो प्रारंभिक स्थिति में हम देखें कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके अग्र भाग केंद्र की ओर होते हैं। कोशिकाओं का सामान्य अभिविन्यास ओरिएंटेशन गोलक में व्यवस्थित कोशिकाओं के प्रतिलोमन से प्राप्त होता है। तो आप ये देखें कि जो इन्वर्जन है या प्रतिलोमन से जो संरचना देखते हैं समंडल की वो हमें प्राप्त होती हैं। प्रतिलोमन के प्रारंभ में गोलक के पिछले भाग में अथवा फैलोपोर से विपरीत दिशा में एक संकीर्णन या कंस्ट्रक्शन विकसित होता है। यह पिछले भाग की कोशिकाओं को फैलोपोर की ओर धकेलता है। इसी समय फैलोपोर और अधिक चौड़ा हो जाता है तथा गोलक के पीछे भाग की कोशिकाएं फैलोपोर द्वारा बाहर की ओर आ जाती हैं।
इस प्रक्रिया को प्रतिलोमन कहते हैं तथा इसके अंत में कोशिकाओं का अग्रभाग जो अब तक गोलक के केंद्र की ओर दिष्ट था सिनोबियम की परिधि की ओर दिष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं का प्रतिलोमन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार की पैर में पहने हुए मोजे को उतारते पर वह उल्टा हो जाता है। उतारने के समय में ये देखें कि इनसाइड बाहर आ जाती है उसकी, वो उल्टा हो जाता है, इनसाइड आउट हो जाता है। प्रतिलोमन की प्रक्रिया तक संतति कॉलोनी की सभी कोशिकाएं नग्न होती है। इसके पश्चात वे कशाभिकाएं तथा जिलेटिनी कोशिका भित्ति स्रावित कर लेती हैं। तो पोकॉक ने ये बताया कि इस प्रतिलोमन में या इन्वर्जन में 3 से 5 घंटे का समय लगता है और उसके बाद उसके अंदर कशाभिकाएं विकसित होती है और उसके बाद में उसके चारों तरफ जिलेटिनी या श्लेष्मा आवरण का स्त्रावण होता है। इस प्रकार प्रत्येक गोनिडियम की कोशिका भित्ति के भीतर एक संतति कॉलोनी का निर्माण होता है। एक जनक सिनोबियम पेरेंटल सिनोबियम के भीतर एक साथ अनेक संतति कॉलोनियों का निर्माण हो सकता है। तो जितनी गोनिडियम का निर्माण होगा उनसे उतने ही संतति कॉलोनियों का निर्माण होगा। ये जनक सिनोबियम के जिलेटिनी अधात्री जिलेटिनस मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से तैरती हैं। इनका विमोचन जनक सिनोबियम के विघटन से अथवा सिनोबियम में गोनिडियम के स्थान पर निर्मित एक छिद्र द्वारा होता है। अनेक जातियों में संतति कॉलोनी के विमोचन के पश्चात जनक सिनोबियम नष्ट हो जाती है, परंतु वॉलवॉक्स अफ्रीकेंस तथा वॉलवॉक्स कॉर्टेरी में एक जनक सिनोबियम में संतति कॉलोनियों की संख्या 2 से 4 पीढ़ियों तक पाई जाती हैं। तो ये अलैंगिक जनन है और जिसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ देखें जो हमने बात की थी कि जो गोनिडियम है वो अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती हैं। वो जो समंडल होता है उसकी गुहिका के अंदर अंतःस्थापित हो जाती हैं। फिर हम ये देखें कि उसके अंदर पहला जो लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ जैसे 2 कोशिकाएं, इसी तरीके से समकोण पे जब इसमें एक और तीसरा, तो पहले से 2 बनी कोशिकाएं, दूसरे से 4 और तीसरे से 8 एक दूसरे के समकोण पे होते हैं। 4 सेल के बाद हमें ये 8 सेल स्ट्रक्चर प्राप्त होती हैं। तो इसमें हमने ये बात की थी कि सारों के जो सभी कोशिकाओं की जो अग्र दिशा है या अग्र भाग है वो गोनिडियम के केंद्र की ओर निर्दिष्ट होते हैं और इस स्टेज को हमने प्लेकिया स्टेज कहा। फिर हमने ये कहा कि एक और अनुदैर्ध्य विभाजन से इसकी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और 16 बन जाती है कोशिकाएं। फिर हमने ये कहा कि इसके अग्र भाग की तरफ एंटीरियर भाग की तरफ एक रंध्र पाया जाता है, फेलोपोर या तुम्बिका रंध्र पाया जाता है। फिर इसमें आप ये देखें कि इन्वर्जन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये तुम्बिका रंध्र के जस्ट अपोजिट यहाँ पर शुरू होती है और ये ऊपर की तरफ एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होता है। आप ये देखें इसके अंदर इस तरह से डेवलप होता है और फिर ये फेलोपोर या तुम्बिका रंध्र फैल जाता है। तो ये आप देखें इसके अंदर कि ये जो फेलोपोर यहाँ था वो प्रतिलोमन के पश्चात परिधि भाग पे आ जाता है और ये कोशिकाओं के जो अग्र भाग थे वो सबके बाहर की तरफ निर्दिष्ट हो जाते हैं और फिर इसके अंदर इन सभी कोशिकाओं के अंदर कशाभिकाएं डेवलप हो जाती हैं और इनके चारों तरफ म्यूसिलेज या जिलेटिनस आवरण का स्त्रावण हो जाता है। इसके द्वारा ये समंडल का निर्माण होता है और ये अपने पेरेंटल सेल या पेरेंटल सिनोबियम के समान दिखाई देता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं आपके अलैंगिक जनन की। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन प्राय वर्धन काल ग्रोइंग सीजन की समाप्ति पर होता है। वॉलोवक्स में यह विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इसकी कुछ जातियां एक लिंगाश्रयी डायोसियस जैसे वॉलवॉक्स ऑरियस तथा कुछ उभयलिंगाश्रयी जैसे वॉलवॉक्स ग्लोबेटर। एक लिंगाश्रयी से तात्पर्य है कि इसमें जो पूंधानी और
अंडधानी जो होती हैं वो अलग अलग समंडल पे पाई जाती हैं। और उभयलिंगाश्री या मोनोसियस का अर्थ है कि जो पूंधानी व अंडधानी हैं वो एक ही समंडल में विकसित होती हैं। उभयलिंगाश्री सिनोबियम में पूर्वी होता है, प्रोटेंड्रस होता है। तो हम ये देखें कि मोनोसियस के अंदर जो पूंधानी है वो पहले परिपक्व हो जाती हैं, तो सिनोबियम पूर्वी या प्रोटेंड्रस होता है। लैंगिक विधि से जनन करने वाले सिनोबियम में अलैंगिक संतति कॉलोनी का प्राय अभाव होता है। अर्थात हम ये देखें कि जिन समंडल में लैंगिक विधि से जनन हो रहा है उसमें अलैंगिक संततियों का निर्माण नहीं होता है। जननांगों में विकसित होने वाली कोशिकाएं प्राय सिनोबियम के पिछले भाग में स्थित होती हैं, जिन्हें युग्मकदानी या गैमेटेंजिया कहते हैं। ये उसी प्रकार से हैं जैसे गोनिडिया का हमने देखा था कि वो भी समंडल के पश्च भाग में विकसित होती हैं। प्रत्येक सिनोबियम में इनकी संख्या सीमित होती है। नर तथा स्त्री युग्मकदानियां क्रमशः पूंधानी तथा अंडधानी कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पूंधानी। पूंधानी में विकसित होने वाली कोशिकाएं अर्थात युग्मकधानियां अमाप में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं तथा इनकी कशाभिकाएं अपाशित या हम कहें कि विड्रॉ हो जाती है, ये गायब हो जाती हैं। परंतु ये कोशिका द्रव्य सूत्र द्वारा समीपवर्ती काय कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा। पूंधानी के जीव द्रव्यों में निरंतर अनेक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 16 से 512 तक छोटी छोटी दंड रूपी रोड शेप कोशिकाएं बनती हैं। इनका रूपांतरण नर जनन कोशिकाओं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स अर्थात पूमणुओं में होता है। प्रत्येक पूमणु तर्कु रूपी द्विकशाभिक स्पिंडल सेट बाइफ्लैजिलेटेड संरचना होती है। कुछ जातियों में पूमणु एक पुंज समूह में पाए जाते हैं तथा इनका विमोचन भी पुंज में होता है। अन्य जातियों में प्राय जिनमें पूंधानी का जीव द्रव्य 128 से अधिक कोशिकाएं बनाता है, ये भी देखा गया है कि ये खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं तथा अलैंगिक संतति कोशिकाओं या अलैंगिक संतति कॉलोनी की भांति प्रतिलोमन भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित पूमणों का विमोचन पुंज में न होकर अलग होता है। तो दोनों प्रकार की देखी जा सकती है संरचना कि ये जो पूमणु बन जाते हैं उनके अंदर एक साथ या क्लम्प में या क्लस्टर के अंदर इसका विमोचन हो सकता है। और जिन जातियों के अंदर अलैंगिक जनन के समान इन्वर्जन या प्रतिलोमन देखा जाता है, उनके अंदर जो पूमणु होते हैं वो पुंज में न विमोचित होकर एक एक करके विमोचित होते हैं। तो ये हम पूंधानी के विमोचन या पूमणों के विमोचन की बात कर सकते हैं जो पूंधानी से विमोचित होते हैं। यहाँ हम ये देख सकते हैं वॉल्वॉक्स पूमणों के विकास की क्रमिक अवस्थाएं। एंथ्रीडियम है वो अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हैं। वह हम ये देखें समंडल के गुहिका की तरफ या कैविटी की तरफ अंतस्थापित हैं, लेकिन इसमें देखें कि आपके द्रक बिंदु और कशाभिकाएँ विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये अन्य कोशिकाओं से जुड़ी हुई हैं। और इसके अंदर आप देखें अनुदिदीय विभाजन हो रहे हैं और कंटिन्यूसली या निरंतर अनुदिदीय विभाजन से जीव द्रव्यकों के या प्रोटोप्लास्टों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और इनके द्वारा आप ये देखें कि इसके अंदर केंद्र जो प्रत्येक पूमणु हैं उसका जो अग्रभाग है अंदर की तरफ निर्देशित हैं और बाहर में देखें कि ये बाहर की तरफ निर्देशित हैं। तो इसके बीच में आप ये देख सकते हैं क्या पाया जाएगा, इन्वर्जन या प्रतिलोमन। तो कुछ जातियों के अंदर वॉल्वॉक्स की कुछ जातियों के अंदर आप ये देख सकते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स या पूमणु के निर्माण के समय भी अलैंगिक जनन के समान प्रतिलोमन या इन्वर्जन देखा जाता है। तो इस प्रकार के जो इन्वर्जन वाली जाति हैं इसमें पूमणों का जो विमोचन है या लिब्रेशन है वो पुंज में ना होकर एक एक करके होता है। अंडदानी की बात करें, ओगोनियम सिनोबियम की अंडदानी में विकसित होने वाली कोशिकाओं का विभेदन भी पूंधानी के समान होता है। इसका जीव द्रव्यक विभाजित नहीं होता है, परंतु कोशिका के आमाप में अन्य कोशिकाओं की तुलना में कई गुना वृद्धि होती है। प्रारंभिक अवस्था में अंडदानी का आकार गोल होता है, परंतु बाद में यह फ्लास्क रूपी हो जाती हैं। इस कोशिका का संपूर्ण जीव द्रव्य एक अकशाभिक हरा गोल अंड बनाता है। अंड में एक बड़ा केंद्रक, भित्तीय क्लोरोप्लास्ट तथा संचित भोज्य पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है।
जो हमने अंडदानी के विकास की बात की वो भी देख लें। कुछ हद तक ये पुमड़ों के विकास के समान ही है। यहाँ पर हम ये देखें कि जो अंडदानी का निर्माण करने वाली कोशिका हैं वो अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हैं। इसमें भी कशाभिकाएँ उद्रक बिंदु नहीं हैं। और ये आप ये देखें कि जो समंडल है उसकी कैविटी या गुहिका के अंदर की तरफ अंतस्थापित या एम्बेडेड हो जाती हैं। फिर ये देखें कि इसका पूरा का पूरा जो जीव द्रव्य है वो एक बड़े गोल और हरे व अंड के अंदर परिवर्तित हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि अंडदानी के अंदर जो एग है, अंड का विकास किस प्रकार से होता है। फिर ये देखें कि जो आपके अंडदानी के अंदर जो अंडा है और अंडदानी का जो ओपनिंग है वो समंडल की परिधि पे या समंडल के आवरण पे होता है। तो इसके द्वारा आप देखें कि जो पुमणु हैं, पूंदानी से जो लिबरेट हुए हैं वो पुमणु इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो कई जातियों में पुंज के रूप में प्रवेश करते हैं, कुछ जातियों के अंदर एक एक करके प्रवेशित हो जाते हैं। लेकिन इनमें से केवल ये देखा गया है कि जो केवल एक पुमणु ही इस अंड को फर्टिलाइज कर पाता है, ये निश्चित कर पाता है। तो जब पुमणु और अंड के जो केंद्रक हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रकार से जो संरचना हमारे को प्राप्त होती है वो कहलाती हैं आपके जाइगोट। जाइगोट में भी संरचना के हिसाब से अलग अलग देखा जा सकता है कुछ जातियों के अंदर। और इसके अंदर जो त्रिस्तरीय संरचना है वो स्मूथ या चिकनी हो सकती है, किसी में ये डेंटेड वाली संरचना भी हो सकती है। निषेचन के समय पुमणु तैरते हुए अंडदानी के निकट आते हैं। अंडदानी का मुख सिनोबियम की सतह पर खुलता है तथा पुमणु इसमें अपने शीर्षस्थ पतले भाग की ओर से प्रवेश करते हैं। यद्यपि एक अंडदानी में अनेक पुमणु प्रवेश करते हैं, परंतु उनमें से केवल एक अंड से संलग्नित होकर युग्मनज बनाता है। युग्मनज अपने चारों तरफ एक मोटी 3 स्तरीय भित्ति बनाता है जो चिकनी स्मूथ होती है जैसे वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर में, अथवा कंटकमयी स्पाइन होती है जैसे वॉल्वॉक्स स्पर्मेटोस्फेरा में। युग्मनज की भित्ति में हिमेटोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यह एक लंबी अवधि तक सुप्त अवस्था डोरमेंट स्टेज में रहता है। सुप्त युग्मनज का विमोचन सिनोबियम के विघटन से होता है। विमुक्त युग्मनज जल कुंड की तली पर बैठ जाता है तथा अनेक वर्षों तक जीवनक्षम या वायबल रहता है। युग्मनज का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अनुकूल परिस्थितियां आने पर युग्मनज का अंकुरण होता है। अंकुरण के समय इसके द्विगुणित केंद्रक में डिप्लॉइड न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन रिडक्शन डिवीजन होता है। युग्मनज के बाह्य चोल व मध्य चोल फट जाते हैं व अंतःचोल एंडोस्पोर एक पुट्टिका वेसिकल के रूप में बाहर आती है। युग्मनज का जीव द्रव्य पुट्टिका में स्थानांतरित हो जाता है। वॉल्वॉक्स की विभिन्न जातियों में युग्मनज से नए सिनोबियम का विकास अलग अलग विधियों से होता है। उदाहरणार्थ वॉल्वॉक्स ऑरियस व वॉल्वॉक्स माइनर में युग्मनज का जीव द्रव्य अलैंगिक जनन के समान पुनर्विभाजन द्वारा नए सिनोबियम का निर्माण करता है। तो वॉल्वॉक्स ऑरियस में हम ये देखें कि जो युग्मनज में है जो जीव द्रव्य हैं वो अलैंगिक जनन के समान कई रिपीटेड डिविजन्स के द्वारा सिनोबियम का निर्माण करता है। वॉल्वॉक्स कैम्पेंसिस में आप ये देख सकते हैं युग्मनज का जो जीव द्रव्य विभाजित होकर अनेक द्विकशाभिक चल बीजाणुओं का या बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनाता है, जिनमें से केवल एक बीजाणु जीवित रहता है तथा शेष बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जीवित बीजाणु पुट्टिका से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से तैरता है। इसका जीव द्रव्य विभाजित होकर लगभग 500 कोशिकाएं बनाता है जो एक खोखले गोलक होलो स्फीयर में व्यवस्थित रहती हैं। यह अलैंगिक संतति कॉलोनी एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी के समान प्रतिलोमन द्वारा नए सिनोबियम का निर्माण करती हैं। वॉल्वॉक्स रुसेल टॉय में युग्मनज का संपूर्ण जीव द्रव्य एक द्विकशाभिक चल बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। यह चल बीजाणु अनेक विभाजनों तथा प्रतिलोमन द्वारा नया सिनोबियम बनाता है। इस विधि से निर्मित सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या प्राय कम होती है, परंतु 5 से 6 पीढ़ी तक निरंतर अलैंगिक जनन के पश्चात इसमें कोशिकाओं की संख्या सामान्य संख्या पुनः स्थापित हो जाती है। तो हम यहाँ देखें कि जो युग्मनज का अंकुरण है वो अलग प्रकार से हो सकता है। कुछ एक में ये देखा गया है कि इसके अर्धसूत्री विभाजन से 4 जीवद्रव्य खंड बनते हैं, उसमें से चारों ही विभाजित होते हैं।
और कुछ जातियों में ये देखा गया कि जब 4 जीवद्रव्य खंड से जो 4 चल बीजाणु बनते हैं बायोफ्लैजेलेट, जिसमें से केवल एक जीवित रहता है और उसमें एक में आगे उत्तरोत्तर विभाजनों के फलस्वरूप इसमें समंडल का निर्माण होता है। तो अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ अलग अलग जातियों में देखने को मिलती हैं। यहाँ जब हम बात कर रहे थे आपको कि युग्मनज का डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर देखें ये जाइगोट हैं और जाइगोट में आप ये देखें 3 स्तरीय, सबसे तरफ बाह्य और मध्यचोल, बाह्यचोल, मध्यचोल और अंतःचोल आप ये देखें कि बाहर की तरफ आ रही है पुट्टिका के रूप में। और इसके अंदर आप ये देखें कि जो जीव द्रव्यक हैं वो जो 4 सेल स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं, 4 सेल्ड में होंगे तो चारों डेवलप भी हो सकती हैं और 4 में से केवल एक वायबल हो सकता है, बाकी 3 नष्ट हो सकते हैं। और अंत में जाके आप ये देखें अलैंगिक जनन के समान ही इसमें इन्वर्जन के द्वारा जो कसाबिकाएँ होती हैं वो कोशिकाओं के अंदर बाहर की तरफ इंडिकेट हो जाती हैं, ये निर्देशित हो जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम वॉल्वॉक्स का जीवन चक्र। जीवन चक्र में हम देखें कि इसका जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का है। तो वॉल्वॉक्स के अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें कि वॉल्वॉक्स एन है या एक्स हम जिसको कह सकते हैं हैप्लॉइड होता है और इसमें अलैंगिक जनन गोनिडिया के द्वारा होता है। तो गोनिडिया भी कैसी होती हैं, नेचर में अगुणित होती हैं और उससे डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है तो वो भी अगुणित होती हैं। तो अलैंगिक जनन देख सकते हैं एक तरफ हम इसके अंदर। दूसरी तरफ हम देखें कि इसमें एंथ्रीडिया बनती है, एंथ्रीडिया में स्पर्म्स या एंथ्रोजोइट्स बनते हैं, वो भी अगुणित हैं। उगोनिया बनती है, अंडधानी बनती है, पूंधानी में पुमणु हैं, अंडधानी उगोनियम के अंदर एग या अंडे का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जो जाइगोट के अंदर रहता है। जाइगोट से अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से जो स्पोर बनते हैं वो वापस अगुणित हो जाते हैं। तो केवल जाइगोट के अंदर 2n स्टेज मिलती है और बाकी सारी जो इसकी अवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं, एन हैं। और इस चल बीजाणु के जर्मिनेशन से अंकुरण से जुवेनाइल कॉलोनी बनती है और जुवेनाइल कॉलोनी बाद में विकसित होकर और वॉल्वॉक्स की सममंडल का निर्माण करती हैं। तो पूरे जीवन चक्र में हम ये देख रहे हैं कि अगुणित प्रवस्थाएं डोमिनेंट है या अधिक समय तक रहती हैं। इस कारण से जो वॉल्वॉक्स का जो जीवन चक्र है वो हैप्लॉन्टिक या अगुणित प्रकार का होता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम जीनस वॉल्वॉक्स या वंश वॉल्वॉक्स के बारे में देख सकते हैं। उसका जीवन चक्र अगुणित प्रकार का है, उसकी जो वितरण है, उसका प्राप्ति स्थान है और उसके साथ हम देख सकते हैं उसकी संरचना कैसी है, उसमें अलैंगिक एवं लैंगिक जनन पाए जाते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से हम वॉल्वॉक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं।